राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। ध्रुवंश को देखता पाकर कायरा खुद से देखती है और फिर ध्रुवंश को देखकर कहती है, क्या क्या देख रहे हो मुझे? ध्रुवंश कुछ ना बोलकर अब जाने लगता है। कायरा उसे देखते ही धीरे से कहती है, जा रहा है, वो भी बिना कुछ बोले। ओह, शायद डर गया होगा। कायरा सहगल है ही ऐसी जिससे हर कोई डर जाए, बोलकर वह हल्का मुस्कुराती है। वे पॉकेट में लॉलीपॉप निकालकर खाते हुए जीप की बोनट पर फिर एक बार बैठ जाती है। ध्रुवंश ब्लूटूथ ऑन करके बोलता है, हाँ बोलो, क्या अपडेट है? उधर से आवाज़ आती है, डील पक्की हो चुकी है किंग। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए कहता है, ओके मैं आ रहा हूँ, बोलकर वह फिर एक बार ब्लूटूथ को कान से निकालकर पॉकेट में रखता है। सहस्रा और आव्या का पानी पूरी खाना हो चुका था। आव्या आइसक्रीम के ठेले को देखते हुए सहस्रा से कहती है, भाभी आइसक्रीम। सहस्रा आइसक्रीम के ठेले को देखकर कहती है, चलिए। आव्या जल्दी से सहस्रा का हाथ पकड़कर आइसक्रीम के ठेले के पास लेकर चली जाती है और दोनों आइसक्रीम ऑर्डर करती हैं। ध्रुवंश दोनों के पास आकर कहता है, मुझे कुछ काम आ गया है तो मैं जा रहा हूँ, बॉडीगार्ड सब यहीं खड़े हैं। बोलते हुए ध्रुवंश बॉडीगार्ड को और इशारा करता है। आव्या अपनी आइसक्रीम ध्रुवंश की ओर बढ़ाती है और ध्रुवंश आइसक्रीम की एक बाइट लेकर कहता है, ओके बाय बाय भाभी। आव्या हाँ में सिर हिलाती है और खाने लगती है। सहसा भी सिर हिलाते हुए बाय कहती है। ध्रुवंश आव्या के गाल पर किस करता है और जाते हुए कहता है, ज़्यादा मत खाना ट्यूलिप। आव्या एक नज़र ध्रुवंश को जाता हुआ देखती है, फिर आइसक्रीम खाने लगती है। सहसा खाते हुए कहती है, आप दोनों का रिश्ता देखकर कोई नहीं कहेगा कि आप दोनों भाई बहन हैं। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि अंश मेरे भाई नहीं, बॉयफ्रेंड भी है। बॉयफ्रेंड भाई नहीं बन सकता, लेकिन बॉयफ्रेंड जरूर बन सकता है, और वह अंश बना है। आयन भाई है और मैं भले जुड़वा हैं, लेकिन उसमें इतना गहरा रिश्ता नहीं है मेरा, पर अंश से बहुत गहरा रिश्ता है, इतना गहरा जैसे हम दोनों एक ही कोख से जन्मे हों। सहसा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन अगर आपको कोई बॉयफ्रेंड बना तो क्योंकि वो तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोई उसकी पार्टनर को छुए किसी भी लड़के के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। आव्या एकदम से सीरियस में कहती है, भाभी नहीं, कभी नहीं भाभी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। मैं सीधे मम्मा डैडी जिसे कहेंगे उसे शादी कर लूँगी। सहसा आव्या के जवाब में उसे देखने लगती है। आव्या आइसक्रीम खत्म करके ठेले वाले को पैसे देती है। सहसा भी अब तक आइसक्रीम खत्म कर चुकी थी। दोनों अब चलने लगे। आव्या कहीं गुम सी हो चुकी थी। उसके सामने रुद्र के साथ बिताए वक्त आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसे वो कमरा याद आता है, वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अब रुद्र का खून के छींटों से भरा चेहरा दिखता है। मुंबई मीटिंग हॉल में यहाँ पे आदित्य आया हुआ है। एक इंसान चिल्लाते हुए कह रहा था, आखिर ये बेकार की मीटिंग क्यों रखी गई है? जब कोर्ट में साबित हो चुका है कि ये मेरी कंपनी है, तो बार बार इस टॉपिक को निकाल कर क्या साबित करना चाहते हो? सारे शेयर होल्डर्स उसकी बातों को सुन रहे थे। आदित्य के जो शेयर होल्डर्स थे, उन सभी ने आदित्य के मरने की खबर सुनकर अपने सारे शेयर्स वापस ले लिए। जिसको इस कंपनी से रिश्ता रखना था, वह उन सभी शेयर होल्डर्स के जाते ही खुद शेयर करने लग गए। वह कंपनी टॉप 1 पोजीशन पे थी, तो कौन ही उसके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। पुराने शेयर होल्डर्स ने तो आदित्य को देखा था, इसलिए इस इंसान ने जब कहा कि आदित्य सिंघानिया है, तो सब उसके खिलाफ हो गए। वहाँ इंसान अपनी भड़ास क्यों निकाल ही रहता है। तभी पुराने जो शेयर होल्डर्स थे, वे एकाएक अंदर आने लगे। उनके बाद वकील भी आ जाते हैं। उन सभी को देखकर वह इंसान फिर एक बार चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम लोग क्या साबित करने आए हो? अगर तुम सबको नहीं लगता है कि मैं आदित्य सिंघानिया हूँ, तो साबित करो, क्योंकि कोर्ट ने भी मुझे आदित्य सिंघानिया घोषणा कर दिया है। वह इतना बोलता है कि उसे बूट की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनते ही सबकी नज़रें दरवाजे की ओर चली जाती हैं। कुछ पल में ही आदित्य अपनी पर्सनैलिटी के साथ मीटिंग रूम में एंटर करता है। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का एक बिजनेस सूट पहना था। सभी उसे देखने लगते हैं। आदित्य अपने कदम बढ़ाते हुए सीधे उस इंसान की ओर जाने लगता है। वह इंसान भी अब झट से खड़ा हो जाता है।
आदित्य उसके पास पहुंचकर उसे देखने लगता है। आदित्य का फेस इस वक्त डार्क था। इसे देख वो इंसान डर से चेयर से साइड हो गया। आदित्य उसके हटते ही सीओ की चेयर पर बैठ जाता है। आदित्य सबकी ओर नजर डालता है। मार्शल आगे बढ़कर उस इंसान को कोर्ट्स के पेपर्स देता है। वह इंसान उस पेपर्स को देखते ही हैरान हो जाता है। तभी उसे आदित्य की सर्द बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। शेर का काम खुद रख लेने से कोई शेर का नाम खुद रख लेने से कोई शेर नहीं बनता। आदित्य यह बोलते एक शेयर होल्डर उठकर कहता है, आदित्य सिंघानिया का एक खास बात यह है कि वह बहुत कम बोलता है, लेकिन तू तो कुत्ते की तरह हमेशा भौंकते रहता है और खुद को शेर का नाम देता है। उसके बोलते ही और एक शेयर होल्डर खड़े होकर कहता है, ही इज़ रियल आदित्य सिंघानिया, द मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन। उसके बोलते सभी आदित्य की ओर खड़े हो जाते हैं। आदित्य कभी एक मामले को 10 दिन तक नहीं चलाता। वो जो अपना करता है वार करता है, एक ही झटके से उस इंसान का सर्वनाश कर देता है। पुलिस की पूरी टीम आकर उसके पकड़ लेती है। उसी के साथ पूरी मीडिया में यह न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल जाती है कि आदित्य सिंघानिया इज़ बैक। वो कभी मरा ही नहीं था। इस न्यूज़ के साथ सभी की हड़कंप सी मच गई। सबसे ज़्यादा झटका तो रुद्राक्ष को लगा था। वह इस वक्त वाइन पी रहा था, लेकिन जैसे उसने ये न्यूज़ सुनी, उसके हाथ से गिलास छूटकर गिर गया और एक पल के लिए तो उसका शरीर डर से कांप उठा। रात के वक्त आदित्य और अभियान साथ में बैठे थे और दोनों के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आदित्य चमकते तारों को देखते हुए कहता है, वॉट अबाउट नेक्स्ट? अभियान अपनी जगह से खड़ा होकर चांद को देखते हुए कहता है, ऑल फैमिली। आदित्य अभियान की बात सुनकर उसे देखते लगता है। अभियान आदित्य की ओर मुड़कर कहता है, पापा, मैंने खोजने की कोशिश की सबको, पर मुझे बस आप लोग मिले। आदित्य उसे देखते हुए कहता है, ओके, आई हैंडल इट। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओह, तो अपने प्लान में हमें शामिल करने का कोई इरादा नहीं है? आदित्य और अभियान एक साथ उसे देखते हैं, जहाँ से ध्रुव और ध्रुवांश आ रहे थे। ध्रुव आदित्य के पास जाकर उसे नाराज़गी से कहता है, इतना नाकामयाब समझते हो हमें, जो अपने प्लान में शामिल तक नहीं करना चाहती? आदित्य ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, प्रियंस की मौत कैसे हुई ये तुम पता लगाओ, क्योंकि वो एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं था। मैंने फुटेज देखी है उसकी बॉडी की, एंड शेखावत फैमिली इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। ध्रुवंश यह सुनकर एकदम से कहता है, इट मीन्स भाभी भी प्रज्ञा है। ब्रो, उस दिन आपने झूठ क्यों बोला? बोलते ही ध्रुवंश अभियान को देखता है। अभियान पीट के करके खड़ा होकर चांद को देखते हुए कहता है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, प्रज्ञा मर चुकी थी। ध्रुवंश कंफ्यूज होकर अभियान को देखता है। आदित्य ध्रुवंश को कंफ्यूज देखकर कहता है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो अयान का मैटर है, तुम मेरे साथ आओ। बोलते ही आदित्य आगे बढ़ जाता है। ध्रुवंश एक नज़र अभियान के पीठ को देखकर आदित्य के पीछे चला जाता है। ध्रुव भी अपने फ़ोन में कुछ करते हुए वहाँ से चला जाता है। अभियान वहाँ अकेला खड़ा चांद को देख रहा था। उसके आंखों के सामने प्रज्ञा का छोटा सा चेहरा दिखता है। प्रज्ञा की आवाज़ आती है, अन्ना रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे सजना से डर लगता है। बोलते ही प्रज्ञा नीचे गिर जाती है। वहीं स्वर्णा जो आगे आगे भागे रही थी, वह प्रज्ञा को गिरा हुआ देखकर उसकी ओर आने लगती है, पर जैसे ही अभियान को उसकी ओर आती देखती है तो डर के भाग जाती है। स्वर्णा अभियान से बहुत ज़्यादा डरती थी और प्रज्ञा की भी अभियान से डरती थी, पर फिर भी वह उसे पसंद करती थी। प्रज्ञा हड़बड़ी में उठती है और कोशिश करती है, पर वह फिर से गिर जाती है। अभियान प्रज्ञा के पास आकर फिर से खड़ा हो जाता है और उसे खड़ा करता है। प्रज्ञा डर से सिर झुका लेती है, क्योंकि इस वक्त वह अभियान के साथ वो अकेली थी। अभियान बिना एक्सप्रेशन से प्रज्ञा के डर हुए चेहरे को देखता है और फिर उसके कपड़ों पर लगी धूल को हटाता है। जैसे ही प्रज्ञा को मौका मिलता है, वह जल्दी से अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए भाग जाती है। अभियान के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वह अपनी कार की तरफ बढ़ता है और उसमें बैठकर स्टार्ट करके तुरंत निकल जाता है।
अभियान कुछ ही देर में एक जगह पर पहुंचता है जहां एक बड़ा सा पत्थर था, उसमें कोई बैठा हुआ था। अभियान कार से निकलकर आगे बढ़ जाता है और तुरंत उसके कंधे को पकड़ अपनी ओर खींच लेता है। वह झट से अभियान की ओर मुड़ जाता है। यह रुद्र था, जिसकी आंखें अब तक तो सर्द थी, लेकिन अभियान को देखते ही वह नॉर्मल हो जाता है। अभियान उसे देखकर दांत बीसते हुए कहता है, तुम्हें कहा था ना रैबिट से दूर रहो, समझ नहीं आता तुम्हें? अभियान की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पे भी गुस्सा दिखने लगता है। वह अभियान को धक्का देकर उस पर चिल्लाता है, और कितने दूर रहूं? और कितने दिन दूर रहूं उससे? तुम्हारी वजह से मैं उसे 1 महीने तक नहीं देख पाया। ये फ़ोन तो बिल्कुल वेस्ट निकला। बोलते हुए अपने पॉकेट से अभियान को फ़ोन निकाल कर फेंक देता है। अभियान ने जो सीसीटीवी से कनेक्ट फ़ोन उसे दिया था, वो कोई काम नहीं आया, क्योंकि अभय को लेकर सब लोग गोवा आ चुके थे। ये बात अभियान को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, पर इन सब वजह से रुद्र अभय को देखने के लिए एक एक मिनट तड़पता था। रुद्र अभयन को घूरते हुए कहता है, अब मैं उससे दूर नहीं जाऊंगा, समझे तुम? अभयन रुद्र को घूरती नजरों से देखता है और फिर फोन उठाकर पॉकेट पर रखते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हारे बाप के एक्शन को कौन देखेगा? तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे बाप के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किसी को नहीं पता। रुद्र फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाता है, भाड़ में जाए मेरा बाप और मेरे बाप का दिमाग। मुझे बस मेरी बेबी गर्ल को देखना है, और अगर इस बार मैं उससे दूर गया ना तो तुम्हारी वाइफ को भी किडनैप कर लूँगा, फिर रहना मेरी तरह। रुद्र की बात सुनकर अभियान का मुंह चिढ़ जाता है, भौहें चढ़ जाती हैं और वह रुद्र को घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? रुद्र पत्थर में बैठते हुए कहता है, तुम बहरे नहीं हो जो तुमने सुना नहीं है मेरा क्या कहा मैंने? अभियान एकदम से कहता है, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते ना तो जान ले लेता तुम्हारी। बोलते हुए रुद्र की ओर बढ़ता है और रुद्र भी उसी तरह से जवाब देता है, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ देता? बोलते ही रुद्र अभियान को घूरता है, जो उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। अभियान रुद्र के बैठे जगह पर अपना पैर रखकर कहता है, सॉरी अभियान रुद्र के बैठी जगह पर अपना पैर रखकर कहता है, रैबिट तुमसे नफरत करती है, और मेरी मम्मा तो तुम्हें कभी दामाद नहीं बनाने वाली। भूल ही जाओ रैबिट को। रुद्र अभियान के पैर को देखते फिर अभियान को देखते हुए कहता है, नफरत करती है? करने दो, मुझे उसकी नफरत से भी प्यार है। जिस दिन वो मुझे एक्सेप्ट करेगी तुरंत ही उसे प्रेग्नेंट कर दूंगा, फिर मैं देखता हूँ सासू माँ कैसे नहीं मानती। अभियान रुद्र को घूरता है। वहीं रुद्र का एक्सप्रेशन तो ऐसा था जैसे वह सच में ये करने वाला हो। उसे अभियान के घूरने से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अभियान उसके ऐसे घूरते हुए देखने से उसे बोला, तुम्हें पता है इस वक्त किसके सामने क्या बोल रहे हो? बहन है मेरी, मेरी ही बहन को प्रेग्नेंट करने की धमकी दे रहे हो तुम मुझे? रुद्र तुरंत ही बोलता है, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, करके भी दिखा दूंगा। अभियान उसे पूरी तरह से घूरने लगता है। रुद्र एक नज़र अभियान को देखता है, फिर उठकर एकदम से अभियान के गले लग जाता है। रुद्र के अचानक इस एक्शन को अभियान बहुत अच्छे से समझ चुका था। वह रुद्र के पीठ पर हाथ रखता है। रुद्र सामने देखते हुए बिना एक्सप्रेशन कहता है, आई वॉन्ट अ फैमिली। अभियान शांत सा रुद्र के गले लग रहा था। रात के करीब 10 बजे अभियान घर पहुंचता है। वह अपने कमरे की ओर बढ़ने लगता है। वहीं सहसा कबर्ड में कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी। वह खोज ही रही थी कि उसे एक फाइल मिलती है। सहसा फाइल को खोल कर देखती है। फाइल को देखते उसके चेहरे संतुष्टि आ जाती है, लेकिन जैसे उसे किसी के आने की आहट आती है, सहसा परेशानी से हड़बड़ाती उस फाइल को अपने कपड़ों के अंदर छिपा देती है। जल्दी में बेड पर जाकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखें बंद होते ही दरवाज़ा खुलता है और अभियान अंदर आता है। अभियान पहले वॉशरूम जाकर ड्रेस चेंज करता है और फिर बेड पर जाकर बैठ जाता है। सहस्रा इस वक्त गहरी नींद में सोने का नाटक कर रही थी। अभियान अपने फ़ोन में कुछ मिनट लगा रहा था और फिर फ़ोन साइड में रखकर सहस्रा को देखता है। सहस्रा की आंखें शांति से बंद थी। अभियान कुछ पल उसके चेहरे को देखकर बेड पर लेटता है। अभियान
अब उसके करीब जाकर उसके कमर को पकड़कर अपने करीब कर लेता है। एकदम से सहसा की सांसें तेज हो जाती है। वह अपनी आंखें कसकर नीच लेती है। अव्यन धीरे धीरे सहसा के कमर को सहलाते हुए पीठ की ओर हाथ में ले जाने लगता है। सहसा गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, जिसमें उसकी चेस्ट नीचे ऊपर होने लगती है। आव्या समझ चुका था कि सहसा सोई नहीं है। वह सहसा के पीठ से होकर ब्लाउज के अंदर हाथ डालता है। सहसा की तो सांसें ही रुक जाती हैं। वह झट से अपनी आंखें खोलकर अभियान को धक्का देकर बेड से उठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए अभियान को देखने लगती है। अभियान अभी सीरियस एक्सप्रेशन में था। अभियान वैसे ही लेटा सहसा को देखने लगता है। सहसा अपनी सांसें संभालने के बाद कहती है, देखिए आप मुझे ऐसे छू नहीं सकते। अभियान उठकर बैठ जाता है और सहसा को देखते हुए कहता है, तुम मेरी वाइफी हो और मैं तुम्हें छूने के अलावा बहुत कुछ कर सकता हूँ। सहसा एकदम से चिल्लाती है, नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे नहीं छू सकते क्योंकि आपने मुझे पूरी दुनिया के सामने नहीं अपनाया। सहसा ये सब बोलते हुए हकला रही थी। वह बस अभियान को खुद से दूर करना चाहती थी। अभियान उसे कुछ देर देखता है और फिर खड़ा होकर सहसा के ओर कदम बढ़ाने लगता है। यह देखकर सहसा पीछे होने लगती है। अभियान सहसा की ओर कदम बढ़ाता हुआ कहता है, तुम चाहती क्या हो? जब मैं तुम्हारे दूर रहता था तब तुमने खुद मुझे करीब आने को कहा, और अब जब मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ तो तुम मुझे दूर रहने को कह रही हो। साफ साफ बताओ आखिर तुम्हें चाहिए क्या? अभियान जैसे जैसे आगे कदम बढ़ा रहा था, सहसा वैसे वैसे अपने कदम पीछे ले रही थी। सहसा के चेहरे पर पता नहीं क्यों लेकिन एक डर दिख रहा था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ भीगा हुआ था। सहसा पीछे हटते हटते दीवार से सट जाती है और जल्दी से इधर उधर देखने लगती है। तब तक अभियान दीवार से दोनों साइड अपना हाथ रख लेता है। सहसा फिर झुककर कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभियान सहसा के चिन्ह पकड़कर चेहरे को उठाता है। सहसा फिर भी आंखें नहीं खोलती। अभियान झुककर सहसा के चिन्ह पर धीरे से बाइट करता है और सहसा अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है। अभियान अब उसके चिन्ह पर अपनी जीभ फिराने लगता है। सहसा का पूरा शरीर गर्म होने लगा। सहसा दीवार से पूरी तरह से सट चुकी थी। अभियान अब सहसा के गर्दन पर आकर उसे किस करने लगता है। सहसा की बंद आंखों से अब आंसू बहने लगते हैं। वह अभियान को दूर करना चाहती थी पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अभियान गर्दन से होकर उसके ईयरलोब पर बाइट करने लगता है। कब तक इंतजार करोगी सजनी? बोलते ही अभियान दीवार से हाथ हटा लेता है। सहसा तुरंत अभियान से नजर घुमाए वॉशरूम की ओर जाने लगती है। अभियान सहसा का हाथ पकड़ लेता है तो सहसा एकदम से कांप जाती है। अभियान सहसा की पीठ को कुछ पल देखता है और फिर उसका हाथ छोड़ देता है। सहसा जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाती है और दरवाजे को लॉक करके शॉवर को ऑन करती है और फिर नीचे बैठकर रोने लगती है। शॉवर के पानी के साथ उसके आंसू के साथ मिलकर बहने लगते हैं। उसके अंदर किस बात का दर्द था, किस बात का दुख था, ये तो उसे ही पता था। अभियान वॉशरूम के दरवाजे को कुछ पल देखता है और फिर अचानक दीवार पर जोर से पंच करता है। मजबूत दीवार पर वह जैसे ही मारता है उसके हाथों से खून बहना शुरू हो जाता है, पर उसे अभियान को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और अभियान खाते हुए फ़ोन चेक कर रहा था। तभी काव्या तुरंत उसके फ़ोन लेकर कहती है, आराम से नाश्ता करिए ना, आपका काम कहीं भागा नहीं जा रहा है। बोलते ही वह अपने पास फ़ोन रख लेती है। अभियान एक नज़र काव्या को देखता फिर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। काव्या नाश्ता खत्म होते ही उठकर कहती है, मेरा हो गया, आज चलो मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। काव्या ध्रुवंश को प्लेट को देखती है जिस पर नाश्ता खत्म नहीं होता है, इसलिए वह काव्या को देखकर कहती है, पहले नाश्ता तो करने दीजिए। काव्या जल्दी में कहती है, नो मम्मा मुझे इम्पोर्टेंट है। बोलते ही वह ध्रुवंश का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाती है। काव्या उसे जाते हुए देखती रहती है। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली, हमेशा अपनी जिद पर रहती है। श्रेष्ठा ध्रुवंश के खाने को खुद लेती है और खाते हुए कहती है, इम्पोर्टेंट होता ना काव्या, वरना प्रिंसेस ऐसा नहीं करती। श्रेष्ठा को काव्या की साइड लेता देखकर
काव्या श्रेष्ठा को घूर कर कहती है, तुम्हारा बेटा भूखा रह गया, ये तुम्हें फर्क नहीं है? श्रेष्ठा इस पर नाम में सिर हिला देती है। आदित्य भी अब उठता है और फोन को देखते हुए कहता है, भाई भी आज रात आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो वेट मत करना। काव्या आदित्य को घूरते हुए कहती है, जब आप नहीं रहते ना तो मुझे नींद नहीं आती है, ये आपको अच्छे से पता है। आदित्य ठीक है, वेट कर लेना बोलकर चला जाता है। काव्या आदित्य के अजीब नज़रों को देखती है क्योंकि आदित्य अजीब रिएक्ट कर रहा था। ध्रुव उठकर श्रेष्ठा के गाल पर किस करता है और बाय बोलकर चला जाता है। आव्यान नाश्ता खत्म होते ही उठते हुए सहसा के कान में धीरे से कहता है, कमरे में आओ। बोलते ही आव्यान काव्या के पास से फ़ोन लेकर कमरे में चला जाता है। सहसा आव्यान को जाता हुआ देखती है और फिर कुछ सोचते हुए जल्दी से नाश्ता खत्म करके ऊपर कमरे की ओर बढ़ जाती है। सौरभ भी उठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। सहसा कमरे में जैसे ही पहुंचती है तो देखती है आव्यान बेड पर बैठकर उसी का इंतज़ार कर रहा है। सहसा जाकर थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है और आव्यान सिर उठाकर उसे देखता है। आव्यान खड़ा होकर सहसा के पास जाता है, उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, मैं पटना जा रहा हूँ, कल वापस आऊँगा। बोलते ही आव्यान झुककर सहसा के माथे पर किस करता है। सहसा की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। आव्यान उसके बंद आंखों को देखते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना। सहसा अपनी आंखें खोलकर आव्यान को अपनी प्यार भरी नज़रों से देखने लगती है। आव्यान कुछ पल सहसा के आंखों में देखता है, फिर कमरे से निकल जाता है। सहसा के आंखों में आव्यान के जाने से एक तड़प उठती है और वो वैसी की वैसी खड़ी रह जाती है। उधर ध्रुवांश कार चला रहा था और आव्या उसे अपने टिफिन में से ब्रेकफास्ट खिला रही थी। ध्रुवांश खाते हुए कहता है, अब बस भी करो ट्यूलिप, तुम लंच में क्या खाओगे? आव्या फिर से ध्रुवंश को खिलाते हुए कहती है, मैं खा लूँगी ना, तुम चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। ऐसे ही कार चलाती रहती है और आव्या ध्रुवंश को खिलाती रहती है। कार हॉस्पिटल के बाहर रुकती है। आव्या ध्रुवंश को बाय बोलकर अंदर चली जाती है। आव्या के जाते ही ध्रुवंश भी चला जाता है। आव्या अपने कैबिन में पहुंचती है, तभी एक डॉक्टर आकर कहता है, डॉक्टर आव्या, मुझे थोड़ा काम है, क्या आप मेरे एक पेशेंट को देख सकती हैं? आव्या सहलाकर कहती है, श्योर। बोलते ही आव्या उठती है और अपने केबिन से बाहर निकल कर वह उस डॉक्टर के केबिन में जाती है। आव्या केबिन में जाकर देखती है तो एक बच्ची बेड पर बैठी हुई थी और उसके घुटनों पर सिर से खून बह रहा था। यह देखकर आव्या जल्दी से आगे बढ़ जाती है। कॉटन लेकर वह उसके खून को साफ करते हुए पूछती है, ये चोट कैसी लगी आपको? वह बच्ची थोड़े दर्द में कहती है, मैं रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी तो एक कार बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आ रही थी। मैंने जब देखा तो डर से रुक गई तो अंकल ने मुझे बचाया, इससे मुझे हल्का चोट लगी गई। आव्या इतनी बात सुनती है और उसकी ड्रेसिंग कर रही थी। वह बच्ची आव्या को देखते हुए कहती है, अंकल ने मुझसे भी ज़्यादा चोट लगी है। अंकल को मुझसे भी ज़्यादा चोट लगी है। आव्या सिर उठाकर उसे देखते हुए कहती है, कहाँ हैं आपके अंकल? वह बच्ची आव्या को सवाल सुनकर और अपनी उंगली से इशारा करती है। आव्या पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे रुद्र स्टूल पर बैठा था, अपने फ़ोन देख रहा था। रुद्र को देखकर आव्या की आंखों के सामने फिर एक बार वही मंजर छा जाता है जिससे वह थोड़ा कांप जाती है। वह खुद को संभाल कर वह उस बच्ची को पूरी तरह से ड्रेसिंग करती है। वह बच्ची अपनी ड्रेसिंग देखते हुए कहती है, डॉक्टर आंटी, अंकल को भी चोट लगी है, उन्हें भी पट्टी कर दीजिए। आव्या अब सोच में पड़ जाती है, लेकिन वह उस नन्ही सी बच्ची का दिल नहीं दुखा सकती थी, इसलिए वह बहुत धीरे कदमों से रुद्र की ओर बढ़ती है। आव्या उसके पास जाकर देखती है, रुद्र के पैर से खून बह रहा था, लेकिन पैंट की वजह से वह दिख नहीं रहा था। रुद्र ने आव्या के करीब आने पर ही उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसे रुद्र आव्या को जानता ही ना हो। आज फिर एक बार दोनों की कहानी उसी तरह से शुरू हो रही थी जैसे पहले शुरू हुई थी। पहली बार दोनों इसी हॉस्पिटल में मिले थे और आज फिर एक बार दोनों इसी हॉस्पिटल में मिले हैं। आव्या धीरे धीरे रुद्र के पैंट को फोल्ड करके ऊपर कर रही थी। आव्या भी रुद्र को नहीं देख रहा था। आव्या भी रुद्र को नहीं देख रही थी, पर उसके चेहरे पर थोड़ा डर था। आव्या रुद्र के पैंट को फोल्ड करके घुटनों तक ले जाती है। उसके घुटने में गहरी चोट लगी थी,
जिसमें से खून बहुत बह रहा था और नीचे आ रहा था। खून को साफ करके दवाई लगाती है, फिर पट्टी कर देती है। उसके बाद ही रुद्र के हाथों पर भी पट्टी कर देती है और दोनों इस कदर बिहेव कर रहे थे जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। जब रुद्र को आव्या पूरी तरह से पट्टी कर लेती है तो एक नज़र उसके चेहरे को देखती है। रुद्र अभी आव्या को नहीं देख रहा था। ये बात आव्या को पता नहीं क्यों लेकिन चुप रही थी। अब आव्या को रुद्र से डर नहीं बल्कि इस बात से बहुत बुरा लग रहा था कि रुद्र उसे पूरी तरह भूल चुका है। वह उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहता। रुद्र और आव्या के बीच अब तक न प्यार का इजहार हुआ था और न ही ब्रेकअप का आगाज हुआ था, पर फिर भी दोनों के बीच बहुत कुछ हो चुका था। आव्या अब रुद्र की नजरें हटाकर उस बच्ची के पास जाती है और उसकी चोट को देखते हुए कहती है, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वह बच्ची मासूमी से कहती है, दोनों ड्यूटी गए हैं। यह सुनकर आव्या सिर्फ भरी नज़रों से कहती है, तो आपको कौन लेकर जाएगा? अभी आप चल तो आपके पैर में बहुत दर्द है। वह बच्ची कुछ कहती उससे पहले रुद्र आकर उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और वहाँ से लेकर जाने लगता है। आव्या बस रुद्र को जाता हुआ देखती रहती है। वहीं वह बच्ची मुस्कुराते हुए आव्या को बाय बोलती है और आव्या भी हल्का मुस्कुराकर उसे बाय बोलती है। शाम का वक्त था और आव्या हॉस्पिटल से बाहर निकली और तुरंत ही ध्रुवंश को फ़ोन करने लगी। ध्रुवंश के सामने इस वक्त एक आदमी जमीन पर लेटा था और ध्रुवंश उसके सीने पे पैर रखा हुआ उसे सर्द नजरों से देख रहा था। वह इंसान अपने आप को छुड़ाने की भीख मांग रहा था, जिससे उस जगह पर बस उसकी ही आवाज़ें आ रही थी। इसी के बीच जब ध्रुवंश का फ़ोन रिंग होता है, ध्रुवंश उसे देखते हुए पॉकेट में से फ़ोन निकालता है। वो इंसान गिड़गिड़ाते हुए कहता है, किंग प्लीज़ माफ़ कर दो, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। ध्रुवंश फ़ोन पर आव्या का नंबर को देखकर अपने खतरनाक औरे से अपने होठों पर उंगली रखकर उस इंसान को चुप रहने का इशारा करता है। वह इंसान तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। ध्रुवंश कॉल रिसीव करके कान के पास फ़ोन ले जाता है। तभी उधर से आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, कहाँ रह गए? आ जाओ ना मेरा बच्चा, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ध्रुवंश उस इंसान की छाती पर पैर हटाकर दूसरी ओर चलते हुए कहता है, अभी मैं नहीं आ सकता ट्यूलिप। वह इंसान ध्रुवंश को बिजी देखकर सामने रखा लोहे का रॉड उठाता है और उठाकर ध्रुवंश की ओर बढ़ जाता है। वहीं ध्रुवंश की बात सुन आव्या बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, लेकिन क्यों बच्चा? वह इंसान ध्रुवंश को मारने ही वाला था कि तभी ध्रुवंश भी मुड़ता है और मुड़ते ही उसका फेस एकदम से डार्क हो जाता है। ध्रुवंश के मुड़ते उस इंसान का डर से लोहे की रॉड नीचे गिर जाती है, वह पीछे होने लगता है। ध्रुवंश उस इंसान को और कदम बढ़ाते हुए आव्या से कहता है, किसी को उसकी औकात दिखाने के साथ अंजाम तक पहुंचाना है। अच्छे से जाना, ओके ट्यूलिप, लव यू। आव्या थोड़ा उदास हो जाती है। ठीक है बच्चा, लव यू टू, बोलते ही वह फ़ोन रखती है। ध्रुवंश फ़ोन रखकर उस इंसान के ऊपर से नीचे तक देखता है, जिससे इंसान की डर से हालत खराब हो जाती है। ध्रुवंश लोहे की रॉड उठाकर सर्द आवाज में कहता है, इतना डर लगता है तो औकात से बाहर क्यों जाते हो? बोलते ही वह उसके पैर में झटके से रॉड घुसा देता है और इस इंसान की दर्दनाक चीख गूंज उठती है। ध्रुवंश गन निकाल के उसके सिर पर पॉइंट करके कहता है, माफिया किंग जरूर हूँ, लेकिन इतना गलत नहीं हूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने दूँ। बोलते ही वह उसके सिर पर शूट करता है। इधर आव्या लिफ्ट मांगने के लिए अपने हाथ आगे कर रही थी। वैसे तो वह कैब या घर में कॉल करके किसी को बुला सकती थी, लेकिन उसका मन हो गया कि वह आज किसी से लिफ्ट मांग लेगी। आव्या देखती है कि एक जीप आ रही थी। वह जल्दी से उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह जीप उसके सामने आकर रुक जाती है। जीप में बैठा इंसान अर्धव था। वह जैसे आव्या को देखता है तो बस उसी में खो जाता है। आव्या उसे आवाज़ देती है, हेलो एक्सक्यूज़ मी। अर्धव जल्दी से होश में आता है और आव्या को देखते हुए जवाब देता है, यस। आव्या आगे देखती है और फिर अर्धव को देखते हुए कहती है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? अर्धव हाँ में जवाब देता है।
तो आव्या जल्दी से जीप में बैठ जाती है। जीप में बैठते हुए बैग पीछे रखती है और अर्धव को देखते हुए कहती है, चलिए। अर्धव जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। आव्या अपने मस्त में आगे देख रही थी कि कभी साइड देख रही थी। वहीं अर्धव आव्या से बात करने के लिए बेचैन सा लगता है। भले उसे पता था कि आव्या का बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी उसे आव्या से बहुत बात करने का मन कर रहा था। अर्धव चोर नजरों से आव्या को देख रहा था, लेकिन वह किसी भी तरह से आव्या को यह पता लगने नहीं दे रहा था। काफी वक्त बीत अधिकार अर्धव पूछ ही लेता है आखिरकार कि आप एक डॉक्टर हैं। आव्या सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, डॉक्टर आव्या सिंघानिया। जैसे ही आव्या जवाब देती है, अर्धव उसकी बात करने के लिए और ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। अर्धव तुरंत कहता है, हाथ में इंस्पेक्टर, हाय, मैं इंस्पेक्टर अर्धव आहूजा। आव्या मुस्कुराते हुए उसके हाय कहती है और आव्या के ऐसे जवाब देने से वो अर्धव के पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगती हैं। अर्धव अब आगे कहता है, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? आव्या अपनी आंखों को झपकते हुए कहती है, ड्यूटी के बाद इंसान कहाँ जाता है? ऑफिस, घर। वैसे आप कहीं और जाते हैं क्या? अर्धव हंसते हुए कहता है, जी बिल्कुल नहीं, मैं भी ड्यूटी के बाद घर ही जाता हूँ। वो तो बस सवाल के लिए कुछ मिला नहीं तो मैंने पूछ लिया। अर्धव के ऐसे जवाब से आव्या मुस्कुराने लगती है, जिसे देख आव्या खोया हुआ खुद भी मुस्कुराने लगा। अर्धव जीप चलाने के साथ आव्या को देख ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। अर्धव फ़ोन रिसीव करके थोड़ी देर बात करता है और फिर कॉल कट कर देता है। ओह सॉरी आव्या, एक्चुअली मुझे अभी एक वकील से मिलने पड़ेगा, तो मैं पूरा रास्ता छोड़ नहीं पाऊँगा। यह सुनकर आव्या उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि वह सीधे घर पहुँच जाएगी। आव्या नॉर्मली ही जवाब देती है, ओके। अर्धव आव्या को उदास मन को समझ चुका था, पर वह कुछ बोल नहीं पाता। थोड़ी देर में दोनों कोर्ट पहुंचते हैं और आव्या जीप से बाहर निकलती है। अर्धव भी जीप से बाहर निकलता है और आव्या अपने कदम बढ़ाकर जाने ही वाली होती है कि अर्धव एकदम से कहता है, हेलो मिस आव्या। आव्या पीछे मुड़कर अर्धव को देखती है। अर्धव उसके पास आकर कहता है, आप चाहें तो मेरे साथ अंदर जा सकती हैं। वैसे भी एक केस में जो मेडिकल से रिलेटेड है, अगर आप चाहेंगी तो मुझे हेल्प होगी और मैं आपको घर भी छोड़ दूंगा। आव्या थोड़ा सोचती है और फिर हाँ में सिर हिला देती है। ओके। अब दोनों अंदर चले जाते हैं। वकील के काफ़ी देर तक बात करने के बाद अथर्व और आव्या बाहर आते हैं। अथर्व आव्या को देखते हुए कहता है, आप यहाँ 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। आव्या हाँ में सिर हिलाकर पिलर पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। अब रात होने को आई थी। आव्या अपने फ़ोन में कुछ करते हुए मुड़कर एक और देखती है कि उसकी नज़र सहस्त्रा पर पड़ती है, जो एक वकील से किसी टॉपिक पर बात कर रही थी। दोनों के एक्शन से साफ पता चल रहा था कि दोनों प्रोफेशनल कुछ बात कर रहे हैं। ये देख आव्या धीरे से खुद से कहती है, भाभी यहाँ क्या कर रही हैं? बोलते ही वह फिर से सहस्त्रा को देखती है, पर इस बार सहस्त्रा नहीं थी। आव्या इधर उधर देखती है, उसे सहस्त्रा दिखती है जो अब वहाँ से बाहर निकल रही थी। आव्या उसे देखकर चिल्लाती है, भाभी। लेकिन सहस्त्रा को सुनाई नहीं देता। वह तेज कदमों से वहाँ से चली जाती है। तभी अथर्व भी आ जाता है और आव्या को आवाज़ देता है। आव्या मुड़कर अथर्व को देखती है तो अथर्व कहता है, चलिए काम हो गया। यह सुनकर आव्या सिर हिलाती है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ आधे घंटे में अथर्व की जीप आव्या के घर के पास रुकती है। आव्या घर को देखती है और फिर अथर्व को देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता मैं यहाँ रहती हूँ? मैंने तो पता ही नहीं था। बोलते हुए आव्या के चेहरे पर सीरियसनेस आ जाती है, क्योंकि उसे इस बार वक्त रुद्र याद आ रहा था। ऐसे ही उसने पहली बार उसे घर छोड़ा था और तब भी आव्या ने रुद्र को अपना एड्रेस नहीं बताया था। अर्धव आव्या को सीरियसनेस देखकर नर्वस हो जाता है, पर फिर भी वह कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, एक्चुअली एक दिन सुबह मैंने आपको यहाँ देखा था। शायद वो आपका भाई ही था जिसके साथ आप फुटबॉल खेल रही थी। अर्थर ने सच में एक दिन आव्या को ध्रुवंश के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखा था, जो आव्या को भी याद आ चुका था। आव्या जीप से बैग निकाल नीचे उतरकर अर्थव को देखकर कहती है, ओके बाय एंड थैंक यू। अर्थव भी आव्या को
जवाब में बाय बोलता है। आव्या जब जाने लगती है वहीं अर्धव अपने दिल पर हाथ रख के उसे देखने लगता है, क्योंकि इस वक्त उसकी धड़कन बहुत तेज थी। आव्या मेन गेट से अंदर जाती है तो उसे सहसा घर के अंदर जाते हुए दिखती है। आव्या भी जल्दी से आगे बढ़ती है। सहस्रा हॉल में जाने ही लगती है कि तभी आव्या उसे बुलाती है। सहस्रा, कहाँ गई थी आप? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। सहस्रा अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, वो माँ, हमारी एक दोस्त वापस घर जा रही थी तो हम उसे एयरपोर्ट मिलने गए थे। जैसे ही अभय यह सुनती है उसे बहुत जोर का झटका लगता है। अभी अभी उसने सहस्रा को कोर्ट में देखा था, वकील से बात करते हुए, और अभय काव्य के साथ झूठ बोल रही थी। काव्या मन में कहती है, भाभी मम्मा से झूठ क्यों बोल रही हैं। वहीं काव्या सहस्रा से कहती है, ठीक है जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए। सहस्रा हाँ में सिर हिलाती है और ऊपर चली जाती है। सहस्रा को देखते ही आव्या सहस्रा को बस देखते ही जा रही थी। सुनसान सी सड़क में कायरा अपने एक हाथ में बियर की बोतल लिए लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उसके चलने के ढंग से पता चल रहा था कि उसने पी रखी है। कायरा लड़खड़ाते हुए चले हुए जा रही थी और गा भी रही थी, थोड़ी सी तो पी ली है, चोरी भी कर ली है। वह इन सब लाइनों को बार बार गा रही थी। वह जो इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था, उसकी नज़र दूसरी तरफ से आती कायरा पर पड़ती है। ध्रुवंश को उसके गाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ध्रुवंश कार रोकता कार से बाहर निकलकर वह खड़ा होकर कायरा को देखने लगता है। आज भी उसने शॉर्ट जीन्स के साथ टॉप पहनी थी और उसकी गोरी थाई साफ दिख रही थी। कायरा चलते चलते ध्रुवंश के बगल से गुजरने लगती है, पर तभी ध्रुवंश उसकी बाजू पकड़ लेता है। कायरा एकदम से कहती है, कौन है रे? बोलते ही वह ध्रुवंश की ओर लड़खड़ाते हुए देखती है। कायरा उसको खुद से छुड़ाते हुए कहती है, तुम जानते नहीं हो तुमने किसका हाथ पकड़ा है। एक फ़ोन करूँगी ना तो पूरी पुलिस की फौज खड़ी हो जाएगी। कायरा की बात सुन ध्रुवंश की भौहें चढ़ जाती हैं। उस दिन वह खुद पुलिस से भाग रही थी और आज ध्रुवंश को पुलिस बुलाने की धमकी दे रही थी। ध्रुवंश कायरा को खींचकर आगे खड़ा करता है। कायरा अपनी नशीली आंखों से पलके झपकते हुए ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश को देखते ही वह कहती है, तुम। बोलते ही वह थोड़ा हंसती है और फिर अपनी उंगली ध्रुवंश के चेहरे पे घुमाते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम बहुत हॉट हो, तुम्हारे इस होटल में बहुत नशा है, लेकिन तुम बहुत गंदे हो। बोलते हुए वह बुरा सा मुंह बना लेती है। ध्रुवंश कायरा को ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े नहीं है जो हमेशा चड्डी में घूमती रहती हो। कायरा अपने आप को देखती है और अजीब से एक्सप्रेशन लिए ध्रुवंश को देखकर कहती है, चड्डी, ये हॉट पैंट है, बेवकूफ़ इंसान, सारा मूड खराब कर दिया। बोलते ही वह बियर की बोतल को मुंह से लगाती है। तभी ध्रुवंश उसके हाथ से बोतल लेकर फेंक देता है। कायरा उसे बुरी तरह से घूरने लगती है। कायरा कुछ बोलती तभी ध्रुवंश तुरंत कायरा को गोद में उठा लेता है। कायरा चिल्लाने लगती है, हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो। ध्रुवंश की बात बिना सुने कार में बिठाता हुआ सीट बेल्ट लगाकर वह दूसरी तरफ जाने लगता है। कायरा सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करने लगती है और चिल्लाती भी रहती है, छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ ना, बहुत पछताओगे। ध्रुवंश ड्राइविंग सीट पर बैठकर कायरा के हाथ को बांध देता है। कायरा थोड़ी तेज आवाज़ में कहती है, हे, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ, कुछ भी किया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। ध्रुवंश उसकी बात सुनकर अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि कायरा चुप ही नहीं हो रही थी। ध्रुवंश को अब कुछ नहीं सोचता तो वह झटके से कायरा के होठों को अपने जब्त में ले लेता है। कायरा बोलने की कोशिश करने लगती है, पर ध्रुवंश अपने होठों को बहुत तेजी से उसके होठों को सक करने लगता है। कायरा अब बिल्कुल चुप हो जाती है। पहले तो ध्रुवंश कायरा को चुप कराने के लिए यह कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे कायरा के होठों का स्वाद आता है वह बहुत ही पैशनेटली उसे किस करने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे ध्रुवंश कायरा के होठों को चूमते हुए नशे में खो रहा हो। कायरा थोड़ा भी मूव नहीं कर रही थी, बल्कि वह भी ध्रुवंश के होठों को शांति से धीरे धीरे चूस रही थी।
कायरा की नींद नशे की वजह से बहुत धीरे धीरे खुलती है दूसरे दिन सुबह, और वह जैसे ही अपनी आंखें खोलती है खुद को कार के अंदर पाती है। कायरा कार को देखकर समझ जाती है कि यह उसकी कार नहीं है, इसलिए वह इधर से उधर देखने लगती है। कायरा कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरती है तो उसकी नज़र झरने की सीन पर पड़ती है। वहाँ से होते हुए कायरा की नज़र ध्रुवांश पर पड़ती है, जिसकी शर्टलेस पीठ कायरा की ओर थी। कायरा अपने कदम उसकी ओर बढ़ाने लगती है और वहीं ध्रुवंश इस वक्त एकटक पानी में देखे जा रहा था। उसे पानी में इस वक्त धारा का चेहरा नजर आ रहा था। कायरा पत्थरों के ऊपर चलते हुए ध्रुवंश के पास पहुंचती है, लेकिन अचानक पत्थर से फिसलने की वजह से वह छपाक से पानी में गिर जाती है। पानी में गिरते ही धारा का चेहरा पानी में कहीं खो जाता है। उसके ध्रुवंश धारा नहीं गिरेगी, वो तो कायरा गिरेगी ना। पानी में गिरते ही धारा का चेहरा पानी में कहीं खो जाता है, जिसे ध्रुवंश को नजरें सर्द से भर जाती हैं। वह सर्द नजरों से कायरा को देखता है। कायरा पानी में सिर निकालकर ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश उसे देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, हाउ डेयर यू। उसने इतना बोलते ही कायरा बीच में कहती है, डेयर गया भाड़ में, पहले मुझे ये बताओ तुमने कल मेरे साथ क्या किया। देखो अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई ना तो बता रही हूँ मैं तुम्हारे बच्चे भी नहीं संभालने वाली। कायरा की बात सुनकर ध्रुवंश उसे घूरने लगा। कायरा पानी से बाहर निकलकर पत्थर पर बैठती है और अपने टॉप से पानी निकालते हुए कहती है, और एक बात, मेरी फिगर अगर बिगड़ी ना तो सच बता रही हूँ तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। बोलते ही वह ध्रुवंश को बिल्कुल नहीं देख रही थी। ध्रुवंश कायरा को गौर से नोटिस कर रहा था। कायरा का गीला बदन उसे हॉट बनाने में काम कर रहा था। वह तो वैसे ही पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, गीला बदन उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। ध्रुवंश की नज़र बार बार उसके शरीर पर जा रही थी। कायरा के आते ही ध्रुवंश जैसे धारा के ना होने का दर्द भूल ही जाता है। अचानक ही कायरा की नज़र ध्रुवंश के नज़रों पर पड़ जाती है और उसकी पतली कमर को देख रहा था। कायरा तुरंत उठकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, हेलो मिस्टर, ये जो तुम्हारी नैन है ना उसे मेरी कमर से दूर रखो। ध्रुवंश भी उसकी आवाज़ सुनकर अपनी नज़रें हटा लेता है। कायरा उसे कुछ दूर घूरती है और फिर आगे बढ़कर ध्रुवंश को शर्ट लेकर पहन लेती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, शर्ट चाहिए तो कल मिलना इवनिंग 4 o'clock कॉफ़ी शॉप में। इधर अभियान ध्रुवंश के ना होने से खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल जा रही थी। इधर आव्या ध्रुवंश के ना होने पर खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल जा रही थी। आज उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं थे। आव्या ने बहुत जिद करने के बाद आदित्य को मनाया था बॉडीगार्ड को साथ न ले जाने के लिए। आव्या आगे देखते हुए हाईवे पर ही रही थी कि तभी उसे सामने रुद्र की जीप दिखती है और साथ में रुद्र भी, जो जीप के आगे बोनट पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसे देखकर आव्या कार अचानक से रोक लेती है। उसकी आंखों के सामने फिर से वह सब नज़ारा छाने लगता है, पर आव्या जल्द से खुद को उस डर से काबू कर लेती है, क्योंकि वह हमेशा इस तरह से डर डर के तो नहीं जी सकती थी। आव्या रुद्र को देखते हुए हॉर्न बजाती है। रुद्र हॉर्न की आवाज़ सुनकर सिर उठाकर आव्या की कार को देखता है। इस वक्त रुद्र की जीप बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। रुद्र आव्या को देखते हुए बोनट से नीचे उतरता है और सिगरेट को नीचे फेंक कर पैरों से मसल देता है। इतना करते हुए आव्या की ओर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वह कदम बढ़ा रहा था, आव्या की धड़कन उतनी तेज होती ही जा रही थी, पर वह खुद को फिर से संभाल रही थी। रुद्र आव्या के पास पहुंचते ही कार का दरवाज़ा खुलता है और आव्या सीट पर हाथ रखकर पीछे हो जाती है। रुद्र कार को पकड़कर अब आव्या को और झुकने लगता है। आव्या अपने कपड़ों को अपने हाथ की मुट्ठी से भरकर कस रही थी। रुद्र आव्या के चेहरे को बहुत करीब चला जाता है। आव्या उसे इतना करीब देखते ही आंखें बंद कर लेती है। रुद्र उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, दूर गया जरूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं किसी को तुम्हारे करीब आने दूंगा। हमेशा याद रखना, सिर्फ मेरी और मेरी ही रहोगी। रुद्र की गर्म सांसें आव्या के अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिससे उसकी धड़कन और तेजी से शोर कर रही थी। आव्या वैसे ही आंखें बंद करके कहती है, जबरदस्ती से, धमकी से या किसी को मारते हुए दिखाकर मुझे अपना बनाओगी।
आव्या ने इतना बोलते ही रुद्र बस उसकी बंद आंखों को देखता है, फिर कहता है, जबरदस्ती करना होता तो अब तक शादी होकर 10 बार हनीमून में जा चुके होते। मैं जबरदस्ती नहीं करता। धमकी देना होता तो मैं महीने इंतज़ार नहीं करता, तो मैं देखने के लिए एक एक मिनट तड़प तड़प कर मर कर रहा हूँ बेबी गर्ल। आव्या जैसे ये सुनती है अपनी आंखें तुरंत खोल लेती है। रुद्र के चेहरे पर इमोशंस नहीं थे, पर फिर भी आव्या को अपनी आंखों में दर्द दिख रहा था। उसकी आंखों में रुद्र आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, 1 महीना हो गया मैंने तुम्हें टच नहीं किया और ना ही करूँगा। दूर रहूँगा हमेशा, लेकिन याद रखना मैं खुद के अलावा तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। बोलते ही रुद्र पीछे हटता है और अपने कदम पीछे करते हुए कहता है, ये कोई धमकी नहीं है, मेरे दिल की आवाज़ है जिसे तुमने खुद जगाया है। आवे एकटक रुद्र को देखती है और फिर रुद्र अपने कदम पीछे करते करते अपने जीप के पास पहुंचता है और उसमें बैठकर जीप को पीछे करता है। आव्या उसमें बहुत देर तक खोई रहती है और फिर जब उसे होश आता है तो अपना कार स्टार्ट करके आगे बढ़ जाती है। एयरपोर्ट से अव्यान बाहर आ रहा था और रॉनी और नील उसके साथ ही थे। नील चलते हुए कहता है, सर आज होटल में एक इवेंट है, वहाँ आपका जाना जरूरी है क्योंकि डील भी वहीं पर तय की जाएगी। अव्यान हमें सिर लाद कर बोलता है, टाइम? नील तुरंत बोलता है, सर रात 7 बजे। अव्यान यह सुनता और जल्दी से कार में बैठ जाता है। कार में बैठते ही उसकी कार चलने लगती है। शाम 7 बजे थे और आव्या इस वक्त कोर्ट में ही थी। वह इस वकील का इंतजार कर रही थी जिसे सहस्रा बात कर रही थी। काफ़ी वक्त बाद जब वह वकील फ्री होता है तो वह आव्या उसे केबिन में जाती है। आव्या का यह बैठने को कहता है तो वह बैठ जाती है। आव्या उसे पहले से जानती थी, जितना भी आव्या काम करवाती थी वह इसी से करवाती थी। वकील का नाम धनंजय था और जो काफ़ी फेमस था। धनंजय आव्या को देखते हुए कहता है, बोलो आव्या, क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? आव्या अपने फ़ोन में सहस्रा की फ़ोटो दिखाकर कहती है, अंकल ये है ये मेरी भाभी है। क्या आप बता सकते हैं ये कल आपके पास किस टॉपिक पर बात करने आई थी? सहस्रा की फ़ोटो देखकर धनंजय थोड़ा चुप हो जाता है। उसने एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते हैं और वह काफ़ी देर चुप रहकर और फिर कहता है, देखो आव्या, वैसे तो दूसरे को केस के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है मुझे तुम्हें बताना चाहिए क्योंकि सहस्रा जो कर रही है वो गलत है। यह सुनकर आव्या का दिल बैठ जाता है। धनंजय एक फाइल निकालते हुए कहता है, सहस्रा मेरे दोस्त हिमांशु की बेटी है तो इसलिए मैं उसका काम कर रहा हूँ। सहस्रा कुछ दिन पहले ही मुझसे मिली। धनंजय एक फाइल निकालते हुए कहता है, सहस्रा मेरे दोस्त हिमांशु की बेटी है तो इसलिए मैं उसका रिपीट हो रहा है यहाँ पे शायद। सहस्रा कुछ दिन पहले मुझे मिली। बोलते ही वह अपने पकड़े हुए फाइल को आव्या की ओर बढ़ा देता है। आव्या फाइल को देखकर पलटते हुए लगती है। तभी धनंजय कहता है, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है, वह मुझसे बात करते हुए बहुत नर्वस थी। यह बात सुन आव्या फाइल को देखती है लेकिन देखती नहीं है। वह धनंजय की ओर देखने लगती है। धनंजय सोचते हुए कहता है, मैं सहस्रा से कम 4 बार पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन तब वह ऐसा बात नहीं करती थी। वह मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे हम नए नए मिले हों, और जिस टॉपिक पर उसने मुझसे बात की मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। आव्या बहुत गौर से धनंजय की बात सुन रही थी। धनंजय आगे बोलता है, सहस्रा अपने हस्बैंड मतलब तुम्हारे भाई से डिवोर्स लेना चाहती है। यह सुनकर आव्या के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह एकदम से जोर से कहती है, डिवोर्स! बोलते हुए वह झट से खड़ी हो जाती है। उसकी पकड़ी हुई फाइल भी हाथ से छूटकर गिर जाती है। जहाँ तक आव्या को पता था, अव्यान और सहस्रा के बीच कभी झगड़ा ही नहीं हुआ था। दोनों बहुत नॉर्मल रहते थे। फिर सहस्रा अव्यान को डाइवोर्स क्यों देना चाहती है, ये सवाल अव्यान के दिमाग में उमड़ने लगे। धनंजय आव्या को इतना ज़्यादा शौक देकर खुद ही खड़े हो जाते हैं। आव्या धीरे से बड़बड़ाती है, नहीं ये कैसे हो सकता है, भाभी ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। बोलते ही आव्या धनंजय को देखती है।
धनंजय आव्या को जाकर सारे गिरे पेपर्स को उठाता है और फिर आव्या के हाथ में थमाकर कहता है, मैं कल ही इस केस पर काम करने वाला हूँ। आव्या पेपर्स को जल्दी जल्दी पलटते हुए देखती है तो ये सच में डाइवोर्स पेपर थे। उसमें सहसा के सिग्नेचर थे और आव्या को सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब डाइवोर्स पेपर पर वह आव्यान के सिग्नेचर देखती है। आव्या एकदम से कहती है, ये भाई के सिग्नेचर। आव्या से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसकी जुबान लड़खड़ा सी गई थी। सहसा के साथ साथ रहते हुए 6 महीने होने वाले थे। उसने सहसा को अपनी भाभी दोस्त सब कुछ मान लिया। वह कभी सोच नहीं सकती थी कि जब सहसा इस परिवार से जुदा होगी। धनंजय अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, सहसा ये सब कुछ छुपाकर कर रही है। इन सब के बारे में तुम्हारे भाई को कुछ नहीं पता। ये सिग्नेचर भी सहसा ने उनके ऑफिस से फाइल से कॉपी की है। ये सुनकर आव्या लड़खड़ा जाती है। आव्या तो अब जैसे होश ही खो बैठी थी। उसे तो यह सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि जब अभियान को पता चलेगा तो वह कैसा रिएक्ट करेगा। आव्या धनंजय को उस केस को रोकने के लिए कहती है। धनंजय भी मान जाता है क्योंकि सहसा जो कर रही थी वह कानून के खिलाफ था। डाइवोर्स तब मिल लिया जाता है जब दोनों तरह से मंजूरी हो। धनंजय जब आव्या की बात मान जाता है तो आव्या भी उसके ऑफिस से निकल जाती है। आव्या घर पहुंचती है तो उसकी तो सोचने की क्षमता ही खत्म हो चुकी थी। आव्या सहसा को देखती है और सोफे पर बैठ काव्या और श्रेष्ठा को मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। एक पल के लिए आव्या की आंखों भी नम हो जाती है, लेकिन वह जल्दी से खुद को नॉर्मल करके काव्या और श्रेष्ठा के बीच जाकर बैठ जाती है और कहती है, क्या बातें चल रही हैं। काव्या बस नॉर्मली सी जवाब देती है, जो बातें होती हैं। और आप इतना लेट कहाँ थी। आव्या सहसा को एक नज़र देखकर कहती है, आपको पता है ना मम्मा, आई एम ए डॉक्टर। कभी कभी पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो लेट हो जाती हूँ। काव्या हाँ में सिर हिलाती है। आव्या कुछ देर सहसा को देखती रहती है और फिर एकदम से उठकर कहती है, भाभी मुझे आपसे बात करनी है, चलिए ना बाहर चलते हैं। श्रेष्ठा आव्या की बात सुनकर शक करते हुए कहती है, ऐसी क्या बात करनी है जो बाहर जाकर ही हो सकती है। पर्सनल है मॉम, भाभी चलिए। बोलते ही आव्या अपना बैग रखती है और सहसा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।